वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो चैप्टर 3 में से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं और साथ ही स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस भी हमने कवर कर लिया था। तो इस वीडियो में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे और oogenesis की बात करेंगे। लेट अस प्रोसीड। आगे बढ़ने से पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। और एक तो पिछले वीडियो के लास्ट में मैंने आपको एक फ्लैश कार्ड सॉर्ट ऑफ टेबल बनाई हुई दिखाई थी, वो आपको याद रखने में मदद करेगी। और एक याद करने का ये सिस्टम मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिससे भी आप अगर आप खुद अपने रजिस्टरों में अपनी नोटबुक में बनाएंगे तो आपको ये टर्म्स याद करने आसान हो जाएंगे। जितनी बार लिखेंगे इन टर्म्स को उतनी बार ये आसान होते चले जाएंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने बांटा था एक्सटर्नल जेनिटेलिया और कुछ इंटरनल पार्ट्स। एक्सटर्नल में हमने देखा था पीनिस एंड स्क्रोटम। पीनिस में स्पॉन्जी टिश्यू के बारे में हमने बात की थी। एक्सटर्नल यूरिथ्रल मिएटस होता है, इसकी बात की थी। ग्लांस क्या होता है, प्रीप्यूस क्या होता है, फ्रेनुलम क्या होता है, ये सब हमने बात की थी। स्क्रोटम में हमने देखा था स्क्रोटल सेप्टा होते हैं जो डार्टस मसल बनाती है, लेफ्ट और राइट में उसको डिवाइड करती है। फिर डार्टस मसल होती है, क्रीमेस्टर मसल होती है। दो ट्यूनिका हमने पढ़े थे, वेजाइनलिस और एल्बुजिनिया। फिर हमने टेस्टिकल की बात की थी, एपिडिडाइमिस की बात की थी, स्पर्मेटिक कोट और इंग्वाइनल कैनाल क्या होती है इसकी बात की थी। टेस्टिस में हमने पढ़ा था कि टेस्टिकुलर सेप्टा होते हैं जो टेस्टिस को लोब्यूल्स में डिवाइड करते हैं, और एक मीडियास्टाइनम होती है जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया से ही बनती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, उनके पास स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स होते हैं। स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स जाके बनाते हैं रेटिटेस्टिस जो मीडियास्टाइनम के अंदर ही बनते हैं। फिर इंटरस्टिशियल स्पेस में हमने लेडिक सेल्स की बात की थी और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हमने सर्टोलाई सेल्स की बात की थी। इंटरनल में हम बात करें तो दो चीजें थी, एक तो सेमिनल ट्रैक्ट था, एक एसेसरी ग्लैंड्स थी। एसेसरी ग्लैंड्स में हमने तीन ग्लैंड्स की बात की थी, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट और कूपर्स ग्लैंड। सेमिनल ट्रैक्ट में हमने पढ़ा था कि एक तो एक्सेसरी डक्ट्स होती हैं प्लस यूरिथ्रा होती है, ये दोनों मिलकर बनाती हैं सेमिनल ट्रैक्ट। एक्सेसरी डक्ट्स हमने 5 पढ़ी थी, रेटिटेस्टिस, वासा फ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डेफरेंस और इजैकुलेटरी डक्ट। यहाँ पे याद रखना वास डेफरेंस प्लस एक्सक्रीटरी डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल मिलके बनी थी इजैकुलेटरी डक्ट, जो खुलती है जाकर के यूरिथ्रा में। फिर हमने स्पर्मेटोजेनेसिस की बात की थी और ये पढ़ा था कि एक तो प्रोसेस होता है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, फिर होता है स्पर्मेटिडोजेनेसिस, फिर होता है स्पर्मियोजेनेसिस, और एक प्रोसेस होता है स्पर्मिएशन, रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम सर्टोलाई सेल्स। फिर हमने दो हार्मोन्स पढ़े थे, एफएसएच और एलएच, जो रिलीज कहाँ कहाँ से होते हैं ये हमने पढ़ लिया था। फिर स्पर्मेटोगोनिया, उससे प्राइमरी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, फिर स्पर्माटिड बनता है, और ये भी हमने देखा था कि किस किस प्रोसेस में कहाँ कहाँ माइटोसिस हो रही है और कहाँ कहाँ मियोसिस 1 और 2 हो रही है। फिर हमने स्पर्म के स्ट्रक्चर की बात की थी कि इसमें 4 पार्ट होते हैं, हेड, नेक, मिडल, बीच, टेल। एक्रोजोम कहाँ होता है, न्यूक्लियस कहाँ होता है, सेंट्रियोल्स, प्रोक्सिमल और डिस्टल कहाँ होती है और इनका क्या रोल है, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होते हैं, इनका क्या रोल है, और एक्सोनिम क्या होता है। तो ये ब्रॉडली रिवीजन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, जो पिछले वीडियो में हमने देखा था। ये मैं आपको बता रहा था जो पिछले वीडियो के एंड में मैंने आपको एक टेबुलर फॉर्म में सारे टर्म्स लिखे हुए दिखाए थे। इसको आप बनाते जाइए, रिपीट करते जाइए और ये सब कुछ बहुत आसान होता चला जाएगा आपके लिए। अब एक रिवीजन के लिए ही स्पर्मेटोजेनेसिस की एनिमेशन देख लेते हैं।
तो इस रिवीजन के बाद अब हम शुरू करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है ओवरीज, जिन्हें फीमेल गोनेट्स भी बोलते हैं। मेल गोनेट्स क्या होते हैं? टेस्टिकल्स। 2 ओवरीज होती हैं, 2 ओविडक्ट्स होती हैं जिनको फैलोपियन ट्यूब्स भी बोलते हैं। ये भी साइंटिस्ट के नाम के ऊपर नाम रखा हुआ है, ओविडक्ट्स, फैलोपियन ट्यूब्स। एक यूट्रस होती है, एक सर्विक्स होती है, एक वेजाइना होती है, और इसके अलावा होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया और 2 मेमरी ग्लैंड्स। ये सारा मिल करके बनता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इनमें से ओविडक्ट्स, यूट्रस और वेजाइना, ये तीनों चीजों को बोलते हैं फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ने हमने पढ़ा था मेल एक्सेसरी डक्ट्स, तो ये तीनों हैं फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स। ये सिंपलेस्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। ये ओवरीज हैं 1 एंड 2, ये फैलोपियन ट्यूब्स हैं 1 एंड 2, ये यूट्रस है, ये सर्विक्स है, दिस इज सर्विक्स एंड दिस इज वेजाइना। अब ओवरी से हम शुरू करते हैं। ओवरीज की लोकेशन होती है लोअर एब्डोमिनल कैविटी। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीटली पेल्विक कैविटी में था, इसमें ओवरीज जो हैं वो लोअर एब्डोमिनल कैविटी में हैं। ये फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करती हैं जिसको हम बोलते हैं सिंगुलर ओवम, प्लूरल ओवा। स्टेरॉयड हार्मोन्स भी ओवरीज रिलीज करती हैं जिन्हें बोलते हैं ओवेरियन हार्मोन्स। 2 to 4 सेंटीमीटर इनकी लेंथ होती है, और अपनी पोजीशन में रखने के लिए इनको कुछ लिगामेंट्स होते हैं जो इनको यूट्रस और पेल्विक वॉल से जोड़ते हैं। ये वो ओवरी है। इसमें दिखाया है सबसे बाहर लेयर होती है एपिथेलियम, जो ये लाइट कलर की दिखाई दे रही है, दिस इज एपिथेलियम। उसके बाहर ये ओवरी का एक कैप्सूल दिखाया है, इसको भी ट्यूनिंग का एल्बुजिनिया ही बोलते हैं वैसे। सेंटर में सारा ये टिश्यू मास है जिसे बोलते हैं स्ट्रोमा। ये जो स्ट्रोमा होता है ये इनफैक्ट 2 पोर्शंस में डिवाइड होता है, और डिमार्केशन लाइन इतनी क्लियर नहीं होती कि आप क्लियरली बता दो कि ये कौन सा पोर्शन है, बट हिस्टोलॉजिकली टिश्यूज के हिसाब से ये 2 पोर्शंस में डिवाइड होता है। अंदर वाले को बोलते हैं मेडुला, बाहर वाले को बोलते हैं कॉर्टेक्स। मेडुला में होती हैं ब्लड वेसल्स और नर्व्स। कॉर्टेक्स सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसमें बनते हैं ओवेरियन फॉलिकल्स, oogenesis जिसकी हम आगे बात करेंगे, फिर ओवुलेशन, ये सब कॉर्टेक्स में चल रहा है प्रोसेस। नेक्स्ट ओविडक्ट, जिसे हमने बताया फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है एक की। ओवरी वाली साइड में जो इसका एंड होता है वो फनल शेप्ड होता है, कुप्पी की तरीके से होता है, उसको बोलते हैं इनफंडीबुलम। और उस इनफंडीबुलम में फिंगर लाइक एजेस होते हैं इसके, उन एजेस को, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को बोलते हैं फिम्ब्रिए। इस इनफंडीबुलम के बाद ओविडक्ट का वाइड पार्ट होता है, उस वाइड पार्ट को बोलते हैं एम्पुला, और उसके बाद नैरो पार्ट होता है उसको बोलते हैं इस्थमस। ये इस्थमस जा करके यूट्रस से जुड़ जाता है। ये सिंपलेस्ट डायग्राम है ओविडक्ट का। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस फिम्ब्रिए, ये सारा इनफंडीबुलम, ये हो गया वाइड पार्ट एम्बुला, नैरो पार्ट इस्थमस, और यहाँ से शुरू हो गई यूट्रस। ये है ओवरी, ये है उसका लिगामेंट जो यूट्रस से इसको जोड़ रहा है। तो हम यूट्रस की बात कर लेते हैं। यूट्रस को वोम्ब भी बोलते हैं। इसके भी अपने लिगामेंट्स होते हैं जो इसको पेल्विक वाल से जोड़ के रखते हैं। इसमें 2 पोर्शन होते हैं, अंदर होती है एम्प्टी यूट्राइन कैविटी, और दूसरा इसकी बाहर यूट्राइन वॉल। यूट्राइन वॉल की 3 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर वाली होती है पेरीमेट्रियम, मेट्री वर्ड जहां भी आ जाए, मदर, मेट्री मीन्स मदर, पेरीमेट्रियम, पेरी मीन्स आउटसाइड, पेरीमेट्रियम।
मायोमेट्रियम, मायो मीन्स मस्कुलर, मेट्रियो मीन्स मदर, यानी यूट्रस का जहां भी नाम आएगा उसे मेट्री वर्ड से यूज करते हैं। यूट्रस की इन्फ्लोमेशन को बोलते हैं मेट्राइटिस। सो मायोमेट्रम इज मिडल लेयर, मस्कुलर होती है और यही वो लेयर है जो डिलीवरी के टाइम पे कंट्रैक्शंस आती हैं जिसमें और बेबी बाहर निकलता है। तीसरी लेयर है एंडोमेट्रियम, एंडो मीन्स इनर। ये ग्लैंडुलर लेयर है और साइक्लिकल चेंजेस जो होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में, जो हमने पहले पढ़ा था, वो इसी लेयर में होते हैं। ये डायग्राम है यूट्रस का। ये तो दो ओवरीज दिखा दी, ये उनके लिगामेंट है। ये इनफंडिबुलम है और इसमें फिम्ब्रिये दिखाए हैं। ये फेलोपियन ट्यूब्स हैं और एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ये इन्वर्टेड पियर शेप होती है। पियर मतलब नाशपाती, नाशपाती की ये शेप होती है, इसको इन्वर्ट कर देते हैं तो ये शेप बन गई इन्वर्टेड पियर शेप। क्या क्या दिखा रहा है भाई? ये तो ओवरी दिखा रहा है, फिर वो लिगामेंट से यूट्रस से जुड़ी है। ये फिम्ब्रिये दिखा रहा है, ओके। ये फेलोपियन ट्यूब है। ये वाइट लेयर इज एंडोमेट्रियम, उसके अंदर ये मस्कुलर लेयर इज मायोमेट्रियम और सबसे बाहर इज पेरीमेट्रियम। ये यूट्रस की कंप्लीट बॉडी है और इसका जो टॉप पोर्शन होता है, जो गुंबद नुमा होता है, इसको बोलते हैं फंडस। यूट्रस के बाद इसने दिखाया है ये पोर्शन सर्विक्स और उसके बाद आ जाती है वेजाइना। मेजोरिटी ऑफ द डायग्राम्स में ये फेलोपियन ट्यूब नीचे की ओर जाती हुई दिखाई होती हैं और उसके नीचे ओवरीज दिखाई होती हैं, जबकि हमने शुरू में देखा था ओवरीज तो होती हैं लोअर एब्डोमिनल कैविटी में। तो एक्चुअल पोजीशन इनकी ये होती है, यहाँ पे ओवरीज होती हैं, यहाँ से ऊपर ऊपर होती है एब्डोमिनल कैविटी और नीचे होती है पेल्विक कैविटी। अब हम देख लेते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इसमें क्या क्या होता है? एक होता है मोन्स प्यूबिस, एक होता है लेबिया मेजोरा, एक होता है लेबिया माइनोरा, एक होता है हाइमन, एक होता है क्लाइटोरिस। तो मोन्स प्यूबिस क्या है? फैटी टिश्यू का कुशन होता है जिसके ऊपर स्किन होती है और प्यूबिक हेयर होते हैं। ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया में सबसे ऊपर का पार्ट है। आगे डायग्राम में मैं बताऊंगा। लेबिया का मीनिंग होता है लिप्स, तो मेजोरा मेजर लिप्स, माइनोरा माइनर लिप्स। लेबिया मेजोरा जो होती है ये टिश्यू के फोल्ड्स होते हैं, फ्लैशी होते हैं और मोन्स से नीचे को एक्सटेंड होते हैं। लेबिया माइनोरा भी टिश्यू के फोल्ड होते हैं, लेबिया मेजोरा के अंदर की साइड होते हैं। हाइमन जो है पार्शियली कवर करता है वेजाइनल ओपनिंग को शुरू से लेकर, लेकिन फर्स्ट क्वार्टर्स के टाइम पे या खेलते कूदते हुए स्पोर्ट्स के टाइम पे ये टूट जाता है। क्लाइटोरस बहुत छोटा सा फिंगर लाइक होता है। लेबिया माइनोरा लेफ्ट और राइट के जहाँ टॉप मार्जिन पे मिलते हैं उस जगह होता है ये। इन सब चीजों को मिला के और इसमें ऐड कर दें हम यूरिथ्रल की ओपनिंग। मेल में यूरिथ्रा ही फाइनल ओपनिंग थी, यूरिनरी सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। फीमेल में यूरिथ्रल ओपनिंग इज सेपरेट। तो इन सब चीजों में एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हम यूरिथ्रल ओपनिंग को ऐड कर दें तो बन जाता है वल्वा। ये टर्म भी याद रखिए। ये डायग्राम से अब देख लीजिए, ये है लेबिया मेजोरा और इसके ऊपर होती है मोन्स प्यूबिस। इस लेबिया मेजोरा के अंदर ये दो फोल्ड है, ये है लेबिया माइनोरा। ये वेजाइना की ओपनिंग है जो पार्शियली कवर्ड है हाइमन से। ये यूरिथ्रा की ओपनिंग है ऊपर की साइड। ये क्लाइटोरिस है। यहाँ पे ये स्लाइड मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछ लिया जाता है। एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ लेकिन हमें पता होना चाहिए। बार्थोलिन्स ग्लैंड्स होती हैं दो इन पोजीशन में और यहाँ पे जाकर ये खुल रही हैं। ये मटर के दाने के साइज की दो ग्लैंड्स होती हैं लेफ्ट और राइट साइड में वेजाइना की ओपनिंग के।
और इनका काम क्या होता है, ये लुब्रिकेशन के लिए म्यूकस सिक्रेट करती हैं। और मेल में हमने ये लुब्रिकेशन का काम देखा था, कौन कर रहा था, बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड्स। तो ये उनकी होमोलोगस है, फीमेल में नाम है बार्थोलिन्स ग्लैंड, साइंटिस्ट के नाम पर रखा हुआ है। फिर एक दूसरी होती है स्कैनिस ग्लैंड्स, ये है 1 2, जो ये यूरिथ्रा है इसकी ओपनिंग है, इसके दोनों तरफ स्कैनिस ग्लैंड होती है। ये मेल में जो प्रोस्टेट थी उनकी होमोलोगस है, और ये भी यूरिथ्रा के आसपास के एरिया को, यूरिथ्रल ओपनिंग के आसपास के एरिया को लुब्रिकेट करने का काम करती हैं। तो 2 ये ग्लैंड्स हमने याद रखनी है, बार्थोलिन्स ग्लैंड्स एंड स्कैनिस ग्लैंड्स। अब हम बात करते हैं मेमोरी ग्लैंड्स की। ये पेयर्ड होती हैं, इनको ब्रेस्ट भी बोलते हैं। इनमें 3 चीज होती हैं, एक तो एडिपोज टिश्यू यानी खूब सारा फैट होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू जिनसे सिक्रीशंस होती हैं, और डक्ट्स होती हैं। ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है ये कई लॉब्स की फॉर्म में होता है, जिन्हें बोलते हैं मेमोरी लॉब्स। ये 15 से 20 लॉब्स होते हैं हर एक मेमोरी ग्लैंड के अंदर। ये जो मेमोरी लॉब्स हैं ये बनते हैं एल्वियोलाई से। एल्वियोलाई बनते हैं मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स से, जो पेरिफेरी पे होती है, और सेंटर में एक कैविटी होती है खाली, जिसे ल्यूमेन बोलते हैं, और इसमें मिल्क स्टोर होता है। ये जो डक्ट्स होती हैं इनको सबसे पहले एल्वियोलाई से निकलती हैं, एल्वियोलाई की जो कैविटी होती है जिसमें मिल्क स्टोर होता है उससे निकलती है, उसे बोलते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल्स। कई सारे मेमोरी ट्यूब्यूल्स मिलकर के बनाते हैं मेमोरी डक्ट। कई सारी मेमोरी डक्ट मिलकर बनाती हैं लेक्टिफेरस डक्ट, या उसे बोलते हैं मिल्क डक्ट। और हर एक लोब से एक लेक्टिफेरस डक्ट निकलती है। लोब हमने पढ़े थे 15 से 20 होते हैं, तो टोटल लेक्टिफेरस डक्ट भी 15 से 20 होती हैं, जो निप्पल के थ्रू बाहर निकलती हैं। ये याद रखना, ये आपस में मिलती नहीं है, निप्पल से 15 से 20 डक्ट्स निकलती हैं, 15 से 20 अपर्चर्स होते हैं वहां पर। और जस्ट एपर्चर से पहले हर एक लेक्टिफेरस डक्ट में एक वाइड पार्ट होता है, उसे बोलते हैं मेमोरी एम्पुला और लेक्टिफेरस साइनस। यहाँ पे भी मिल्क स्टोर होता है। एक्सटर्नली अगर हम मेमोरी ग्लैंड को देखें तो एक तो निप्पल होता है जो बेबी सक्कल करता है, जहाँ पर उसके चारों तरफ एक डार्क एरिया होता है, उस डार्क एरिया को हम बोलते हैं एरियोला। हाइपर पिगमेंटेड एरिया होता है एरियोला। एनसीईआरटी में टेक्स्ट में ये नहीं बताया हुआ, लेकिन डायग्राम में ये दिखाया हुआ है, लेकिन ये होता क्या है, क्यों होता है, ये एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। तो ये देख लीजिए आप कि इस एरियोला एरिया में एरियोलर ग्लैंड्स होती हैं, और ये टर्म आप जरूर याद रखिए क्योंकि कुछ बार ये पूछा हुआ है किसी किसी प्री मेडिकल में। ग्लैंड्स ऑफ मोंटगोमरी, ये वो ग्लैंड्स होती हैं जो एरियोला रीजन में होती हैं, और ये ऑयली सिक्रीशंस निकलते हैं इनसे, ताकि निप्पल और ये एरिया लुब्रिकेटेड रहे। अदरवाइज तो बेबी बार बार वहां पे मुंह लगाता है, वो एरिया गीला होता है, तो वहाँ क्रैक्स वगैरह हो सकते हैं, स्किन डैमेज हो सकती है। उसको अवॉइड करने के लिए ये सिक्रीशंस ग्लैंड्स ऑफ मोंटगोमरी से निकलते हैं। और इसके अलावा इन सिक्रीशंस में कुछ ऐसी स्मेल होती है जो न्यू बॉर्न की एपिटाइट को स्टिमुलेट भी करती है। तो चले आगे। ये है मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर। बेसिकली देख लीजिए, ये है सारा फैट एडिपोज टिश्यू, ये हैं लोब्यूल्स, ये डिफरेंट डिफरेंट डक्ट्स हैं। लोब्यूल्स बने हुए हैं एल्वियोलाई से, सिंगल 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 एल्वियोलाई। सिंगल एल्वियोलाई से हमने पढ़ा था क्या निकलता है, मेमोरी ट्यूब्यूल, जो मिलके बनाती हैं मेमोरी डक्ट्स। और ये कई सारी मेमोरी डक्ट मिलके बन गई लेक्टिफेरस डक्ट। और ये उस एम्प्यूला की जिसकी मैं बात कर रहा था, लेक्टिफेरस साइनस भी बोलते हैं। और ये सारी यहाँ पे मिल्क रिलीज करती है। ये आगे का पोर्शन निप्पल है, डार्क पोर्शन एरियोला है। ये एल्वियोलाई का फिगर है।
ये हैं सारी मिल्क स्क्रीटिंग सेल्स, इनके साथ साथ कुछ मस्कुलर सेल्स भी होती हैं। ये बीच की कैविटी है जहाँ ये मिल्क स्क्रीट करती हैं। ये मेमोरी ट्यूब्यूल है और ये सारे मेमोरी ट्यूब्यूल मिल करके बना रहे हैं मेमोरी डक्ट। ये जो आगे जा करके बनाएगी लेक्टिफेरस या मिल्क डक्ट। अब एनसीईआरटी में जो डायग्राम्स इससे रिलेटेड दिए हैं उनको भी देख लीजिए। पेज 45 पे फिगर 3.3 ए है जो सेक्शनल व्यू दिखाया हुआ है पेल्विस रीजन का, ताकि हमें सारी पोजीशन दिख जाए इन पार्ट्स की। ये उसने यूट्रस दिखाई हुई है, उसके आगे ये सर्विक्स आ गई, उसके आगे ये वेजाइना आ गई, ये वेजाइनल ओरिफिस है। लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस दिखाए हुए हैं। प्यूबिक सिम्फाइसिस एक वर्ड आ गया है, प्यूबिक सिम्फाइसिस जहाँ दो प्यूबिक बोन्स आगे मिलती हैं। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट दिखा दिया उसने। फिर फिगर 3.3 बी में उसने दिखाया है सेक्शनल व्यू ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस तरीके का डायग्राम हम पहले देख चुके हैं और इसमें कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है जो एडिशनल दी हो। फिर हम देख लेते हैं पेज 46 के ऊपर, ये भी वही मेमोरी ग्लैंड का डायग्राम है जिसमें फैट, लोब्स, डक्ट्स, एम्पुला, निप्पल, एरियोला। एक उसने यहाँ पे दिखा दिया पेक्टोरल मसल। ये पेक्टोरल मसल चेस्ट की मसल है जो ब्रेस्ट के पीछे होती है। ये कटी हुई रिब्स है और ये रिब्स के बीच की इंटरकोस्टल मसल्स दिखाई। अब डियर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं गैमीटोजेनेसिस की। फीमेल के केस में इस प्रोसेस को बोलते हैं oogenesis, जिससे ओवा या एग बनने हैं। इस टॉपिक को डियर स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि प्लांट्स के केस में तो क्या था, मैंने आपको पैरेलल कंपैरिजन से दोनों चीज़ें समझा दी थी, लेकिन यहाँ पैरेलल कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis एंटायरली डिफरेंट प्रोसेस है। oogenesis को अब आपको समझना पड़ेगा बहुत ध्यान से, तो मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ, प्लीज़ 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 इसको ध्यान से देखिएगा और मैंने बहुत इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है। एनसीईआरटी में या किन्हीं बुक्स में जब आप पैराग्राफ फॉर्म में, प्रोज फॉर्म में चीज़ों को पढ़ोगे तो शायद इतना क्लियर ना हो आपको। मैंने इसको बहुत सिंप्लीफाई करके समझाने की कोशिश की है और अगर आप ध्यान से समझ लोगे पूरी उम्र नहीं भूलोगे, ऐसी मेरी गारंटी है। तो शुरू करते हैं oogenesis। oogenesis इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमीट, जिसे बोलते हैं ओवम या एग। एम्ब्रियो स्टेज में शुरू हो जाती है ये याद रखना है। oogenesis शुरू हो जाती है बिल्कुल जब बच्चा माँ के पेट के अंदर है तभी, लेकिन फिर ये टेम्परेरी हॉल्ट हो जाती है। ये oogenesis का प्रोसेस टेम्परेरली रुक जाता है, लेकिन सिर्फ रुकता है, जबकि ये कंप्लीट बंद नहीं होता है क्योंकि उस समय कोई नई चीज नहीं बन रही, लेकिन प्राइमरी oocytes की डीजनरेशन चलती रहती है इस दौरान भी। ये आगे हम बात करेंगे डिटेल में। फिर ये प्रोसेस रिज्यूम होता है जब वो फीमेल की प्यूबर्टी की जाती है। एक चीज ध्यान ये रखनी है कि पूरे के पूरे oogenesis के प्रोसेस में प्रोलिफरेशन नहीं हो रही है सेल्स की। स्पर्मेटोजेनेसिस में हो रही थी, इसमें कोई प्रोलिफरेशन नहीं होती है, जितनी भी सेल्स होती हैं वो इनिशियली बन चुकी होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस था, oogenesis साइक्लिकल डेवलपमेंट होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस में बहुत सारी सेल्स जो हैं वो डेवलप करी जा रही थी स्पर्म्स, इसमें कुछ सेल्स होती हैं जो इनिशिएट करती हैं फर्दर एग फॉर्मेशन। स्पर्मेटोजेनेसिस ऑलमोस्ट थ्रू आउट लाइफ चलती है, oogenesis थ्रू आउट लाइफ नहीं चलती है। और oogenesis के साथ साथ एक और प्रोसेस ओवरीज में चलता है, उसे बोलते हैं फॉलिक्यूलोजेनेसिस। ये भी एक यूनिक एस्पेक्ट है oogenesis का, ऐसी कोई भी चीज स्पर्मेटोजेनेसिस में नहीं थी। अब ये डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। तो इस डायग्राम से हम oogenesis को समझने की कोशिश करते हैं। क्या क्या दिखाया उसने? सबसे पहले oogonia, एग मदर सेल्स, ये हैं 2n डिप्लॉयड oogonia।
एग मदर सेल, और ये बनाती हैं आगे प्राइमरी oocyte। ये भी डिप्लॉयड है, बिफोर बर्थ का प्रोसेस है, ये सारा बिफोर बर्थ है। बीच में ओवरी इनएक्टिव हो जाती है और प्यूबर्टी के बाद ये प्रोसेस चलता है, लेकिन ये प्रोसेस कंटिन्यूअस नहीं चलता, मंथली चलता है साइकिलिंग के साथ। कौन सी साइकिल? मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ। तो बर्थ से पहले पहले प्राइमरी oocyte तैयार हो गया है। प्राइमरी oocyte हमेशा याद रखना, जहाँ प्राइमरी वर्ड आएगा वो हमेशा डिप्लॉयड होगा, और मियोसिस जो स्टार्ट होगी, चाहे वो स्पर्मेटोजेनेसिस में है चाहे वो oogenesis में है, वो प्राइमरी में स्टार्ट होगी। वहाँ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, यहाँ प्राइमरी oocyte में। तो प्यूबर्टी के बाद जो प्राइमरी oocyte होता है, इसमें मियोसिस 1 शुरू हुई और सेकेंडरी oocyte बन गया। सेकेंडरी oocyte इज हैप्लॉयड। सेकेंडरी oocyte भी मेटाफेज 2 पे अरेस्ट होकर रह जाता है, यानी उससे आगे नहीं बढ़ पाता ओवुलेशन तक। फिर ये ओवुलेशन के टाइम पे यही निकलता है ओवरी से, सेकेंडरी oocyte। फिर ये ऊटिड बनता है, लेकिन फ्यू मिनट्स के लिए ही ये ऊटिड बनता है, फिर ये ओवम में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर कैरियोगैमी होती है, यानी फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉयड न्यूक्लियाई, एक स्पर्म से एक ओवम से, और बन जाता है डिप्लॉयड जाइगोट। इस सारे प्रोसेस में मैंने आपको बताया था सेल्स की कोई प्रोलिफरेशन नहीं होती है। तो जब मियोसिस 1 के बाद ये 2 हैप्लॉयड सेल बन रही हैं, एक हैप्लॉयड सेल पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी इसको बोलते हैं, जो अल्टीमेटली डीजनरेट हो जाती है। जब मियोसिस 2 कंप्लीट होती है तो सेकंड पोलर बॉडी बनती है, ये भी डीजनरेट हो जाती है। तो नंबर ऑफ सेल शुरू से एक चल रहा है, एक ही रहेगा। ऊगोनिया, इनको फीमेल गैमीट मदर सेल्स भी बोलते हैं, और याद रखना 2 मिलियन होती हैं पर ओवरी एट द टाइम ऑफ बर्थ। प्राइमरी oocyte में बर्थ से पहले ही मियोसिस 1 स्टार्ट हो जाती है, लेकिन प्रोफेज 1 तक आके रुक जाती है। उसके बाद ये रुकी रहती है, रुकी रहती है। हो सकता है इसको 50 साल तक रुका रहना पड़ जाए, क्योंकि पुबर्टी के बाद हर एक प्राइमरी oocyte का नंबर नहीं आएगा डेवलप होने का। फिर प्यूबर्टी के बाद जो प्राइमरी oocyte होते हैं, प्यूबर्टी जब स्टार्ट होती है तो ये रह जाते हैं 60,000 to 80,000 पर ओवरी। 2 मिलियन से इतने रह गए, यानी बीच में मैंने आपको बताया था डी जनरेशन का प्रोसेस चलता रहता है। जहाँ ओवरी इनएक्टिव लिखा है वहाँ डी जनरेशन का प्रोसेस चल रहा है। फिर प्यूबर्टी पे मियोसिस 1 रिज्यूम होती है, जो पीरियोडिकल होती है, और थोड़े से ही प्राइमरी oocyte होते हैं जो हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में आगे डेवलपमेंट शुरू करते हैं। सेकेंडरी oocyte डेवलप एज पर साइकिल इन अल्टरनेट ओवरी, एक साइकिल में एक ओवरी में, एक साइकिल में एक ओवरी में। मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाती है, मेटाफेज 2 तक ये चलती है। इस स्टेज पे ओवुलेशन होती है, यानी प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte और एग फ्रॉम ओवरीज। पूरे के पूरे फीमेल के लाइफ टाइम में 400 टू 500 ही सेकेंडरी oocyte होते हैं जो ओवुलेट होते हैं, बाकी अंदर ही डिजनरेट हो जाते हैं। अब साथ में मैंने बताया था 2 प्रोसेस चलते हैं, oogenesis, folliculogenesis। इसको एक बार फिर देख लीजिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए oogenesis, क्योंकि इसके साथ साथ पैरेलल हमने समझना है folliculogenesis। ये है folliculogenesis का प्रोसेस। सबसे पहले एक प्राइमोर्डियल फॉलिकल होता है। ये बार बार और एक डिफरेंट तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको बिल्कुल समझ आ जाए। प्राइमोर्डियल फॉलिकल होता है, फिर प्राइमरी फॉलिकल होता है, फिर सेकेंडरी फॉलिकल होता है, फिर टर्शियरी फॉलिकल होता है, और फिर ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल होता है। प्राइमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, और मैच्योर फॉलिकल, जिसको ग्राफियन फॉलिकल ये भी साइंटिस्ट के नाम पे है। अब oogenesis को याद करें, और मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी oogenesis के स्टेजेस की जो सेल्स की कौन कौन सी किस फॉलिकल के अंदर। फॉलिकल का मतलब क्या होता है? फॉलिकल का मतलब होता है एग्रीगेशन ऑफ सेल्स।
तो इन फॉलिकल्स के अंदर कौन कौन सी रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं? प्राइमोर्डियल फॉलिकल के अंदर है प्राइमरी oocyte, फिर है प्राइमरी फॉलिकल, उसके अंदर भी प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte, टर्शियरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte gets converted to secondary oocyte। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है आपने। पिछली स्लाइड्स में हमने देख लिया था प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 होनी है, जो प्रोफेज 1 पे रुकी है। प्यूबर्टी के टाइम पे वो मियोसिस 1 कंप्लीट होगी और सेकेंडरी oocyte बनेगी, और ये प्रोसेस जब होगा तो वो होगा टर्शियरी फॉलिकल के अंदर। मैच्योर फॉलिकल में भी सेकेंडरी oocyte होगी, क्योंकि हमने पढ़ लिया है कि सेकेंडरी oocyte स्टेज पे ही रिलीज ऑफ एग हो जाता है। तो ये दो चीज़ पहले तो अच्छी तरह याद कर लीजिए। आगे बढ़ने से पहले डियर स्टूडेंट्स, मैं बार बार री इन्फोर्स कर रहा हूँ ताकि ये सब चीज़ें, ये टर्म्स आपको कंफ्यूज ना करें, डराएं नहीं। इसमें डरने वाली कोई चीज़ नहीं है। प्राइमोर्डियल फॉलिकल, फिर प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्शियरी फॉलिकल, फिर मैच्योर फॉलिकल। सभी में प्राइमरी oocyte है, और टर्शियरी हमेशा याद रखना जिसमें प्राइमरी से सेकेंडरी बन गया और सेकेंडरी ही रिलीज हो गया ओवरी से। इतनी सी तो बात है। दूसरा हमें यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखनी है कि इसमें से यहाँ तक के प्रोसेस, ये सारे प्रोसेस हो रहे हैं बिफोर बर्थ। बीच में ये आ गई चाइल्डहुड का फेज, और ये यहाँ से आगे शुरू हुआ आफ्टर प्यूबर्टी। क्लियर है? तो अब ये सवाल उठता है कि ये तीनों ही प्राइमरी oocyte हैं, तो ये फॉलिकल्स को अलग अलग नाम क्यों दिए? कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। तो हम शुरू करते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल से। प्राइमोर्डियल फॉलिकल में प्राइमरी oocyte होता है, और उस oocyte के चारों तरफ फ्लैट फॉलिकुलर सेल्स होते हैं। इन फॉलिकुलर सेल्स को ग्रेन्युलोसा सेल्स भी बोलते हैं, और इनकी सिंगल लेयर होती है। ये देख लीजिए, ये अंदर सारा का सारा है प्राइमरी oocyte। बीच में अंदर उसका क्रोमोसोम वगैरह दिखाए हुए हैं, उसको अभी छोड़ दीजिए। ये प्राइमरी oocyte है, और इसके बाहर ये फ्लैट स्क्वेमस ग्रेन्युलोसा सेल्स की सिंगल लेयर है। दिस इज प्राइमोर्डियल फॉलिकल। अब साहब बात करते हैं व्हाट इज प्राइमरी फॉलिकल देन। यहाँ जो फ्लैट थी सेल्स वो क्यूबॉइडल हो जाती हैं, जो ग्रेन्युलोसा सेल्स थी वो क्यूबॉइडल हो जाती हैं। यहाँ भी सिंगल लेयर है, यहाँ भी सिंगल लेयर है। तो प्राइमोर्डियल फॉलिकल और प्राइमरी फॉलिकल में सिर्फ ये फर्क है, क्यूबॉइडल, फ्लैट। ये देख लीजिए, ये है प्राइमरी फॉलिकल जिसके अंदर है प्राइमरी oocyte, और बाहर है क्यूबॉइडल ग्रेन्युलोसा सेल्स। ग्रेन्युलोसा सेल्स आर सोमेटिक सेल्स ऑफ दी ओवरी। बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, वो हम आगे बात करेंगे। फिर साहब सेकेंडरी फॉलिकल में क्या होता है? यहाँ भी क्यूबॉइडल थी, यहाँ भी क्यूबॉइडल है, यहाँ सिंगल लेयर थी, यहाँ मल्टीपल लेयर हो जाती हैं इन ग्रेन्युलोसा सेल्स की। दूसरा क्या डिफरेंस आ जाता है? इस सब लेयर्स के बाहर एक और लेयर बन जाती है, कनेक्टिव टिश्यू और ब्लड वेसल्स होती हैं उस लेयर में, उसे बोलते हैं थीका। तीसरी एक और चीज हो जाती है सेकेंडरी फॉलिकल बनने के टाइम पे, कि जो ये प्राइमरी oocyte है ये अपने बाहर एक लेयर होती है, बन जाती है इसके, जिसे बोलते हैं जोना पेलुसिडा। जोना का मतलब होता है एनसर्कलिंग, पेलुसिडा का मतलब होता है मेम्ब्रेन। ऐसी मेम्ब्रेन जो चारों तरफ से घेर लेती है उसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा। ये प्राइमरी oocyte के बाहर बनती है, किसमें? सेकेंडरी फॉलिकल। ये बस ध्यान रखना आपने। जोना पेलुसिडा नॉन सेलुलर होती है और ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल आगे फर्टिलाइजेशन में रहेगा।
ये है सेकेंडरी फॉलिकल। अंदर क्या है इसके? प्राइमरी oocyte है। प्राइमरी oocyte के बाहर ये जो लेयर बनी हुई है ब्रिक से कलर की, ये है जोना पेलुसिडा। फिर हमने पढ़ा था क्यूबॉइडल सेल्स की मल्टीपल लेयर्स, ये क्यूबॉइडल सेल्स की मल्टीपल लेयर्स हैं। फिर हमने पढ़ा कि इन ग्रैन्युलोसा सेल्स की लेयर के बाहर एक थीका भी बनती है जिसमें कनेक्टिव टिश्यू और ब्लड वेसल्स होते हैं। तो ये जो वायलेट से कलर की दिखाई है ये थीका है। इसके बाहर ये ओवरी की बाकी सेल्स दिखाई है। सो दिस इज सेकेंडरी फॉलिकल। अब हम बात करते हैं साहब टर्शरी फॉलिकल की, जिसमें एक चीज तो मुझे समझ आ गई कि प्राइमरी से सेकेंडरी oocyte बन रहा है। क्यूबॉइडल सेल्स की क्यूबॉइडल सेल्स रह गई, मल्टीपल लेयर्स की मल्टीपल लेयर्स रह गई। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज टर्शियरी फॉलिकल में आपने याद रखना है कि इसके सेंटर में एक कैविटी बन जाती है जिसमें फ्लूइड भर जाता है। इस कैविटी को बोलते हैं एंट्रम। इसीलिए इस फॉलिकल को एंट्रल फॉलिकल भी बोलते हैं। और ये जो थीका बनी थी सेकेंडरी के टाइम पे, टर्शरी के टाइम पे ये दो थीका बन जाती हैं, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। एक्सटर्ना तो वही रह जाती है कनेक्टिव टिश्यू और ब्लड वेसल्स। जो थीका इंटरना होती है उसमें ग्लैंडुलर सेल्स होती हैं, ये कुछ रिलीज करती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं। और ये क्या रिलीज कर रही हैं? हार्मोन बनाती हैं एंड्रोस्टेनिडियोन। एंड्रोस्टेनिडियोन। आप कहोगे कि साहब आपने पहले बताया था एंड्रो वर्ड तो मैन के लिए यूज होता है। तो भाई साहब एंड्रोस्टेनिडियोन वो हार्मोन है जिससे टेस्टोस्टेरोन भी बनता है मेल के केस में, और इसी से ईस्ट्रोजन भी बनते हैं फीमेल के केस में। और ये रिलीज कहाँ हो रहा है? थीका इंटरना से। वेरी इंपॉर्टेंट लेयर। जोना पेलुसिडा इसमें भी होती है। और अब क्योंकि इसमें एंट्रम बन गया तो बाकी जो सेल्स थी ग्रेन्युलोसा की मल्टीपल लेयर्स, वो कैसे अरेंज होती हैं? एक तो ये बनाती हैं क्यूमुलस ऊफोरस। क्यूमुलस का मतलब होता है हीप, ढेर किसी चीज का क्यूमुलस, तो बोलते हैं क्यूमुलेटिव। और ऊ मतलब एग, फोरस मीन्स बियरिंग। एग बियरिंग हीप ऑफ सेल्स को बोलते हैं क्यूमुलस ऊफोरस। यानी ऐसे छोटी सी पहाड़ी नुमा कोई चीज है उसके ऊपर एक बॉल हमने रख दी, ठीक है। और दूसरा ये बनाती है कोरोना रेडिएटा। क्यूमुलस ऊफोरस की जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसे बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। और ये ओवुलेशन के टाइम पे इस सेकेंडरी oocyte के साथ ही आगे जाती है। फिर ग्रेन्युलोसा सेल्स और थीका सेल्स के बीच में बेसल लेमिना भी बनता है। तो इस टर्शियरी फॉलिकल जो महाराज हैं इनके पास तो बहुत सारी चीजें हैं। तो इनका डायग्राम इस स्लाइड में तो आएगा नहीं, नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। ये है हमारा टर्शियरी फॉलिकल। इजी है, कंफ्यूज नहीं होना। सबसे अंदर प्राइमरी से बनता हुआ सेकेंडरी oocyte, उसके बाहर जोना पेलुसिडा, उसके बाहर ये जो रेड कलर की ग्रेन्युलोसा सेल्स की इनर मोस्ट लेयर है इसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। ये है वो क्यूमुलस ऊफोरस। ये है एंट्रम, फ्लूइड फिल्ड कैविटी। ये ग्रेन्युलोसा सेल्स की बाकी लेयर्स। उसके बाहर ये है थीका इंटरना, ये है थीका एक्सटर्ना। और थीका और ग्रेन्युलोसा के बीच में ये बेसल लेमिना। ये डायग्राम आपने याद रखना है। तो साहब यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब बात आती है कि फिर मैच्योर फॉलिकल, इसमें भी सेकेंडरी oocyte है। तो मैच्योर में भी मैंने आपको बताया सेकेंडरी oocyte है। फर्क क्या है टर्शियरी फॉलिकल और मैच्योर फॉलिकल, जिसको ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं, क्यों अलग है ये?
तो टर्शियरी फॉलिकल्स कई सारे डेवलप हो रहे हैं एट ए टाइम ओवरी के अंदर। उनमें से कोई एक टर्शियरी फॉलिकल जो ओवुलेट होगा, उसी टर्शियरी फॉलिकल को बोलते हैं मैच्योर फॉलिकल। यानी कोई स्ट्रक्चरली ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वो टर्शियरी फॉलिकल जो ओवुलेट होगा दैट इज मैच्योर फॉलिकल। थोड़ा बहुत जो फर्क आता है ओवुलेशन के लिए, कुछ बायोकेमिकल हार्मोन वगैरह का लेवल उसकी एंट्रल कैविटी में इंक्रीज हो जाता है, थोड़ा सा साइज लार्ज हो जाता है क्योंकि ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, और ओवुलेशन के लिए ये सब चीज़ें उसको रेडी कर देती हैं। ऐसे टर्शियरी फॉलिकल को हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। अब एट ए टाइम कोई है सेकेंडरी फॉलिकल की स्टेज में, कोई है टर्शियरी फॉलिकल की स्टेज में, और एक टर्शियरी फॉलिकल बन गया मैच्योर, तो बाकी का क्या होता है? बाकी जो सेकेंडरी टर्शियरी फॉलिकल हैं ये डीजनरेट हो जाते हैं, डीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं और उनके रेमनेंट्स रह जाते हैं, उसको बोलते हैं एटरेक्टिक फॉलिकल। एटरेक्टिक फॉलिकल। degenerating secondary and tertiary follicles are called atrectic follicles. So dear students, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी पिक्चर खींच के अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अब होना रह गया है ओवुलेशन। सो ओवुलेशन इज प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एग ओवम फ्रॉम द ओवरी। ये इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन है, लेकिन हम पढ़ चुके हैं कि एग और ओवम नहीं रिलीज होता, एक्चुअली सेकेंडरी oocyte स्टेज पे ही ये रिलीज हो रहा है। पेज 49 पे के डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ये भी देखना हमारे लिए जरूरी है। ये ओवरी का डायग्राम है, ये कुछ ब्लड वेसल्स दिखाई हैं, ये प्राइमरी फॉलिकल, ये सेकेंडरी फॉलिकल, ये टर्शियरी फॉलिकल में डेवलप हो रहा है, ये बड़ा होकर के बन गया मैच्योर फॉलिकल। यहाँ पे ओवुलेशन हो गई, इसको ओवम लिखा है इसने, और इसके चारों तरफ कोरोना रेडिएटा की सेल्स उसने दिखाई हैं, जबकि हम ये जानते हैं ये सेकेंडरी oocyte है। ये फाइनली बनता है कॉर्पस ल्यूटियम, जिसकी हम आगे अगले वीडियोस में बात करेंगे। ये कंपैरेटिव चार्ट एक दिखाया हुआ है पेज 49 पे, स्पर्मेटोजेनेसिस वर्सेस ooजेनेसिस। ये दोनों चीजें आप समझ चुके हो। सिर्फ इसमें आप एक ये चीज देखिएगा कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट लिखा है वो ये, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ये, स्पर्मेटिड ये है, और स्पर्मेटोजुआ ये है। बाकी सब चीज आप जानते हो। इसी तरीके से राइट साइड में प्राइमरी oocyte ये है, सेकेंडरी oocyte सही दिखाया हुआ है, ओवम सही दिखाया हुआ है, और बीच में यहाँ स्पर्मेटिड बनता है। यहाँ मैंने बताया कुछ मिनटों के लिए oocyte बनेगा। और दो चीजें यहाँ पे डिफरेंट है, वो है फर्स्ट एंड सेकेंड पोलर बॉडी, और ये चीज भी लेफ्ट साइड में नहीं है। क्लियर हो गया अब आपको ये सारा प्रोसेस? तो बाय बोर्ड जी हमसे कह रहे हैं कि कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दीजिए अब इस वीडियो के। लेट अस सी।